हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कैंपस। कि हम लोगों ने देखा कि अभी जो है कुछ ही दिन पहले यानी 3 तारीख को सिविल कोड का रिजल्ट आ चुका है, बिहार सिविल कोड का रिजल्ट, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे का रिजल्ट हुआ और बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत जिनका भी रिजल्ट हुआ उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। उसी बेस पे हम लोग जितने भी ग्रुप में आप देखते होंगे कि हम लोग तैयारी करते हैं, सब ग्रुप में साथ में बैठ करके, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जिनका जिनका भी सिविल कोर्ट में रिजल्ट हो गया है उनके लिए एक स्पेशल जो है मॉक इंटरव्यू का एक सेशन चलाया जाए, जिसके थ्रू आप मॉक इंटरव्यू का तैयारी कर लेंगे और आपको मॉक किस बेसिस पे देना है, कैसे देना है, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, तो इसकी एक आपको हम जो है पैटर्न बता दिया जाएगा। ठीक है, हम लोगों के द्वारा एक पैटर्न बता दिया जाएगा जिसमें हर रोज आपको एक मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। तो आप लोग इसके बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 8 से लेकर के 20 तक मॉक चलेगा इंटरव्यू का सिविल कोड के द्वारा। तो उस बेसिस पे जैसे जैसे आपका चलता जाएगा, आप उस बेसिस पे यहाँ पे वीडियो देखते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है फुलफिल एकदम 100% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गाइडेंस उन लोगों से लिया है जिनका रिजल्ट 2016 में हो चुका है। ठीक है, और इस बार भी हमारे ग्रुप के 2-3 बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जिसमें कि आप लोगों को बीच बीच में उन लोगों से भी मिलाऊंगा किन किन लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो आइए उसी कड़ी में हम पहला मॉक इंटरव्यू देखते हैं। जी रवि जी, तो अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मैं नालंदा के सराय एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं के मध्य विद्यालय सराय स्कूल से हुई। फिर 10वीं के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। वहाँ पे चूंकि नहीं था उच्च विद्यालय, तो हम दूसरे स्कूल जाकर के वहाँ से हाई स्कूल घोषरामा है, वहाँ से हमने 10th करी। फिर उसके बाद अपने भाई के पद चिन्हों पे चल के, मेरे बड़े भाई वो पहले से पटना में स्थापित थे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मैं भी पटना आया और एन कॉलेज में खुद को इनरोल करवाया। और वहाँ से फिर मैंने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की डिग्री करी। ग्रेजुएशन में सर मेरा सब्जेक्ट रहा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने 2014 में ग्रेजुएशन किया है? जी सर। ठीक है, तो अभी तक आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसके तुरंत बाद ही कुछ ऐसे परिस्थितियां बदली परिवार की, जिसकी वजह से मैं अपने आगे की पढ़ाई को ना तो कंटिन्यू कर पाया और ना ही उसके बारे में मैं सोच पाया। इन परिस्थितियों के चलते मैं पास में ही सीबीएसई के तहत चलने वाले छोटे से स्कूल, वहाँ पे हमने एज अ टीचर की जॉब पकड़ ली, बच्चों को पढ़ाने लगा वहाँ पे। और उसके बाद ऐसा मतलब नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड रह गए। एक सेल्फ अर्निंग पर्सन के रूप में मैंने खुद को एस्टैब्लिश किया तब से, और वो एक लंबा दौर चला। 2019 तक का वो दौर चला जब हम वो स्कूल में रहे। फिर जाकर के मेरे बड़े भाई की वो नौकरी हुई एसएससी सीजीएल के थ्रू। फिर घर की हालत बदली, तो फिर हम वहां से सर मेरा प्रिपरेशन में आए। और सर मैं बताना चाहूंगा कि फिर वहां से प्रिपरेशन में आने के बाद तुरंत ही 2020 में कोविड आया। उस कोविड के कारण हमारी एजुकेशन हैम्पर हुई, हमारा प्रिपरेशन हैम्पर हुआ। तो इस वजह से ये थोड़ा लंबा वक्त खिंच गया, पर ये सही मतलब नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड रह गए। मैंने अपने परिवार पे अपने आप को कभी बोझ नहीं बनने दिया सर। ओके, आपने बोला कि जो है बीसीए किया हुआ है, ये बताइए कि बीसीए करना तो ठीक बात है, क्या बीसीए में जॉब अपॉर्चुनिटी है बिहार में विशेषकर? सर बिल्कुल है, बीसीए से आप जॉब पा सकते हैं, पर उस तरीके का अभी पटना जैसे छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। अगर पटना छोटा शहर नहीं है, जैसे माफ कीजिएगा, पर पटना अभी मेट्रोपॉलिटन की श्रेणी में नहीं आती है। पटना डेवलप कर रहा है, नो डाउट, काफी तीव्र गति से डेवलप कर रहा है अगर डेवलपमेंट के पैमाने पे देखा जाए।
तो पटना का रफ्तार काफी तेज है, इससे कोई किनारा नहीं कर सकता। पर अभी एजुकेशन में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर। तो ओके, ये है। आपने बात किया एजुकेशन से, तो बिहार से पहले बहुत सारे आईएएस होते थे, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहे, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा नहीं है सर कि बिहार से आईएएस का रेशियो गिरा है। बिहार से आईएएस का रेशियो अभी भी ठीक ठाक है, अच्छी है। बिहार हमेशा से एक उज्जवल भूमि रही है। बिहार एक शिक्षा का केंद्र रहा है सर। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे तमाम आप शिक्षण संस्थान देखते हैं जो प्राचीन काल से एक उज्जवल इतिहास रखता है सर। सो यहाँ पे शिक्षा का महत्व बहुत पहले से ही है, और ऐसा नहीं है कि, मेरा मानना नहीं है सर। आपने अभी बात किया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, चलिए आप उसके बारे में कुछ बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा है? जी, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा बुद्ध शिक्षा का, बौद्धिज्म शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। इसकी स्थापना कराने में कुमार गुप्त का बहुत बड़ा योगदान रहा सर। उन्होंने तकरीबन 200 गांव को उन्होंने दान में दिलवाया, तब जाकर के यूनिवर्सिटी खड़ा हुई। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भारत नहीं बल्कि भारत के इर्द गिर्द जो तमाम देश हैं, उन देशों से यहाँ पे शिक्षार्थी आए और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा अर्जन किया, जिनमें से कुछ चंद नाम बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि हुएंशांग का नाम आता है, इतिशांग का नाम आता है, फायान का नाम आता है। ये कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं उस समय के, जो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा अर्जन की और यहाँ के ग्लोरी को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। तो वेरी गुड। ये बताइए कि नालंदा में अभी आप देखते हैं कि थोड़ा बिहार में ज्यादा विकास हो रहा है, इसका रीजन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या फिर वहां के एमपी और एमएलए हैं, ये बताइए। जी नहीं, अगर आप डेवलपमेंट का पैमाना देखें तो अभी सबसे बिहार में जो सबसे तीव्र गति से जो डेवलप कर रहा है वो पटना है, दूसरी गति है मुंगेर की, और तीसरे नंबर पे आता है आपका नालंदा। तो ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा तीव्र गति से नालंदा कर, नो डाउट नालंदा कर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह भी है। उसकी वजह है यहाँ का टूरिज्म। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक सपना रहा कि बिहार के टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। और बिहार में अगर टूरिज्म हिस्ट्री को देखा जाए सर, तो यहाँ पे मुख्य रूप से रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे ज्यादा है। हमारे पास नेचुरल टूरिज्म देखा जाए, सीनिक टूरिज्म, या फिर कुछ स्पॉट्स देखे जाए जो नेचुरल स्पॉट्स हैं, वैसे टूरिज्म के चांसेस, और हमारे पास वैसे भूमि कम है या फिर परिदृश्य कम है वैसे, पर हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है सर। हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म जैसे बोधगया हो गया, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, आजकल सीतामढ़ी पे भी पुनैरा धाम, जो सीता मैया की जो जन्मभूमि है, उनको विकसित किया जा रहा है काशी कॉरिडोर की तर्ज पे। तो रिलीजियस टूरिज्म पे चूंकि हमारी सरकार जो ध्यान दे रही है, तो नालंदा चूंकि रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे ही पॉपुलर है, तो उस हिसाब से सर हम कह सकते हैं कि हाँ, नालंदा का डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, बहुत। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है? सर, पटना हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस कोई नहीं है अभी। उन जो चीफ जस्टिस थे सर, उनका सुप्रीम कोर्ट में तबादला हो गया। पंचोली सर थे चीफ जस्टिस, अभी उनका तबादला सुप्रीम कोर्ट में आज जज हो गया है। तो जो चीफ जस्टिस का पद है सर हाई कोर्ट में, वो खाली हो गया है, और उनके जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस है सर अभी, और वो है पीके भजंत्री नाम है उनका सर, पीके भजंत्री। चलिए, आपके नाम का भी कुछ मतलब है क्या? इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, या इनका पर्यायवाची शब्द कुछ बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम रवि है, जिसका मतलब सूर्य का एक पर्यायवाची होता है रवि, जिसका मतलब हुआ एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सर। देयर इज नथिंग बिगर एनर्जी सोर्स दैन सन। पर मेरे माता पिता ने शायद इन वजहों के साथ मेरा नाम नहीं रखा सर। मेरे बड़े भाई का नाम सनी है, तो शायद वो वजह रही, दिन का एक वजह रहा सर। शनिवार के बाद रविवार आता है, इसलिए नाम रवि पड़ा सर। चलिए, आजकल बहुत प्रचलन में है एआई। एआई के बारे में कुछ बताएंगे कि एआई आजकल बहुत चल रहा है, सभी लोग एआई यूज कर रहे हैं। सर, एआई जो है वो प्री कोडेड एक विधा है, जिसमें पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन फीड की हुई है और उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो वर्क करता है सर।
एआई में, हाँ, नो डाउट एआई ने हमारे जीवन को सरल बनाने की तरफ एक अच्छा कदम है। पर अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एआई कंप्लीट तरीके से हमारे, जैसा कि आजकल चल रहा है सर, कि एआई हमारे जॉब्स खा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। एआई हमारे जॉब्स नहीं खा सकते, पर हाँ, एआई जो है ना, एक एक सोर्स है जहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, और प्री कोडेड है सर, वो भी किसी ना किसी एक इंसान के द्वारा बनाया गया। मुझे याद आता है, जॉन मार्थर का नाम याद आता है, जिन्होंने की एआई को जन्म दिया है सर। ओके, यानी फादर ऑफ एआई या जॉन मार्कर। या क्या आपको लगता है आप बेस्ट चॉइस है हमारे लिए, क्योंकि आप सेलेक्ट हुए हैं तो? नहीं सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस हूँ, पर हाँ, वो तो आपके बिल पे डिपेंड करता है, आपके विजडम पे डिपेंड करता है सर। आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने हमारे जैसे कितने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया होगा, तो मुझे ये कहना गुस्ताखी होगी कि मैं सबसे बेस्ट चॉइस हूँ आपके लिए। अगर मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट है तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए बेहतर चॉइस है। चलिए, कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान पर सवाल किया जाता है आजकल, क्यों? सर, कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है हमारे देश में। जो सरकार है, डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की जो 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ जुडिशरी को माना जाता है। और संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में जुडिशरी को एक महत्व दिया गया, जैसे अनुच्छेद 50 है सर, जिसमें कार्यकारिणी को जुडिशरी से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 123 है सर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। फिर आर्टिकल 32 है सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये माना जाता है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो एक पूरी तरीके से संवैधानिक निकाय है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े किए गए, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरकम करा है सर। सुप्रीम कोर्ट आजकल तो रात को भी खुल रहे हैं बहुत सारे केसेस में, तो एक अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इससे हमको नहीं लगता कि संवैधानिक सवाल खड़े किए जाने चाहिए। आपके नजरों में न्याय क्या है? न्याय सर, न्याय की परिभाषा तो बहुत जटिल है, पर मैं समझता हूं कि समाज के सबसे आखिरी हाशिए पे खड़े व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तरीके से, तो इसे हम न्याय कह सकते हैं कि वहां पे न्याय की व्यवस्था अच्छी है। चलिए, बिहार में आजकल देखते हैं देश में हर जगह साइबर क्राइम का जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बिहार में इस पे क्या कर सकते हैं बढ़ते साइबर क्राइम पे? सर, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बिहार एक साइबर क्राइम का उभरता हुआ गढ़ है सर। ये कोई छुपी रहस्य नहीं है कि बिहार का नवादा, बिहार का नालंदा और बिहार का जमुई, ये कुछ चंद जिले हैं जो साइबर फ्रॉड पे अव्वल दर्जों में गिने जा रहे हैं। एक नई किस्म की विधा है फ्रॉड की, जो ऑनलाइन विधा के रूप में की जाती है। फोन कॉल्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए लोगों से ठगी की जाती है। और ऐसा नहीं कि केवल अनपढ़ व्यक्ति ही ठगे जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी ठग लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही जटिल समस्या हो गई है बिहार की, जिसके लिए बिहार सरकार ने कदम उठाए हैं। एक डेडिकेटेड थाना बनाया है, एक डीएसपी की रैंक के तहत डेडिकेटेड थाना है जो केवल इन्हीं पे वर्क करेगा। एक अलग से कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जिसपे अगर आप ठगी की शिकार होते हैं तो आप उस कॉल सेंटर पे कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग एट देयर बेस्ट, बट ये सर एक नया ठगी का रूप है जो काफी तौर पे प्रचलित हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो है आप देखते हैं कि इस मुख्यमंत्री जो आपका नीतीश कुमार है, ये लगभग 20 सालों से है। क्या आप आगे आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं और क्यों, ये आप बताइए। सर, बड़ा ही जटिल सवाल है सर, इसका मैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री के तौर पे सर मेरी एक इंडिविजुअल चॉइस मायने नहीं रखेगी सर। मेरा तो केवल एक वोट होगा। समस्त जो जनता है बिहार की, जो
13 करोड़ 13.5 करोड़ की जो आबादी है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, तो उनके मत पर ये निर्भर करेगा सर कि वो किन्हें पसंद करते हैं, जिनका रुझान जिनके तरफ ज्यादा होगा मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। और नो डाउट सर मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे तो कोई तो ये सोच के नहीं बनेगा कि हाँ हम यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए तो हम इसको डुबा दें। जो भी बनेंगे वो डेवलपमेंट के लिए बनेंगे। और डेमोक्रेसी में तो यही होता है सर कि हर 5 साल के बाद जनता को एक नए सिरे से अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस मिलती है कि वो अपना सत्ता बदल सकें। तो नो डाउट कि वो अच्छा करेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर अगले 5 साल के बाद वो फिर जनता के दरबार में तो जाएंगे ही, तो फिर वहां से उनका वो न्याय होगा सर। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये हम लोग का इंटरव्यू प्रोग्राम अच्छा लगा, आपके लिए फायदेमंद रहा। इंटरव्यू के कुछ विधाएं हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं। इंटरव्यू में ना आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे आपको उनको अच्छे से सुनना है, और सुन करके आप चाहे तो 1-2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आपको सुनना है अच्छे से और 1-2 सेकंड सुन करके आपको जवाब देना है। दूसरी चीज ये कि आपको जजेस से जब इंटरेक्ट करनी है तो उनसे आई कांटेक्ट करना है, इधर उधर दीवार को नहीं ताकना है, देखना है। और उनसे जब आई कांटेक्ट करेंगे तो आपके चेहरे पे ना एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। बद्दी की स्माइल नहीं अच्छी लगती है, छोटी सी स्माइल होनी चाहिए वो, ताकि जजेस को भी एक हंसता मुखता चेहरा मिले इनके तरह। क्योंकि थोड़ा बहुत हंसता मुखता चेहरा रहेगा तो वो भी हंसमुख दिखेंगे और वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये आप अपने अपीयरेंस पे ध्यान रखिए। आप कपड़े जो पहन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कैसे पहन रहे हैं। एक दिन के लिए सही, अगर आप जीवन भर कभी मान लीजिए आप टी शर्ट में हमेशा आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं टी शर्ट में ही, पर वहां पे टी शर्ट में मत जाइए। वहां पे शर्ट पैंट फुल फॉर्मल शर्ट, अगर एक सिंगल कलर में चेक नहीं है, चेक नहीं चलेगा वहां पे, आप सिंगल कलर में शर्ट पहनिए। व्हाइट है गुड, व्हाइट नहीं है तो अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। ब्लैक पैंट नहीं है, खरीद सकते हो खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्या ही किया जा सकता है, और पैसे की तंगी तो भी क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल है, लाइफ ने एक चांस दिया है आपको, एक डोर लॉक किया है, तो उसको गेट खोल के अंदर लीजिए उस चीज को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो जाने दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना। महीना में उतना दिन आप लोग मुर्गा खा के उड़ा देते हैं तो कोई बात नहीं है। एक पैंट और एक शर्ट ले लीजिए और एक टाई जरूर लीजिए, वो आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत एनहांस करता है, ठीक। उसके बाद कुछ चंद सवाल हैं जिनसे आप अच्छे तरीके से रूबरू हो जाइए। जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के इतिहास के बारे में जानिए, आप अपने इर्द गिर्द के ज्योग्राफी के बारे में जानिए, और आप अपने इर्द गिर्द के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानिए, जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में भी आप समझिए। और चूंकि ये कोर्ट का एग्जाम है तो आपको कोर्ट संबंधी जो बातें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे अगर आपसे मान लीजिए सवाल पूछ दिए जज साहब कि बताइए, मान लीजिए आप नालंदा के हैं, तो आपसे पूछ दिया कि आप बताइए अभी नालंदा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो आपको वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है कि एक जो स्टेट होता है उसमें हाई कोर्ट सिर्फ एक होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं बाकी जगहों पे। और अगर आपसे जज पूछ रहे हैं कि नालंदा के हाई कोर्ट के बारे में बताइए, तो वहां पे आपको बहुत ही पोलाइटली कहना है कि सर नालंदा में सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। तो इस तरह के कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड के भी आपका वहां पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझिए। बाकी हम लोग हैं हेल्प करने के लिए, हम लोग हर दिन इसी तरीके से आपके लिए एक नया मॉक लाएंगे, एक नया मॉडल ऑफ इंटरव्यू लाएंगे, जिससे आप अपने तैयारी को और अच्छे से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और एकदम कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। जाइए, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। झंडे गाड़िए, सिविल कोर्ट में नौकरी लीजिए, और अगर मेरे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा हो तो नौकरी लेने के बाद लड्डू जरूर पहुंचाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।